We all know that our body has electricity in it. Yes, the brain cells, the nerve cells do send these electrical signals. But are you aware that these around 86 billion neurons can actually generate power which will be enough to power a low watt bulb? Yes, it's true. Hello everyone. I'm Sucheta, your physics ma'am, and today we are going to learn about this electricity only. Yes, this is part 3 of the chapter series. In this video, I'll be covering topics like resistors in series. When we connect the resistors in parallel, what happens to the total resistance? Then we'll be solving one numerical based on the same, and we'll be going to the heating effect of electric current, which is also called as Joule's law. So let us go ahead to the topic. So resistors connected in series. सीरीज का मतलब क्या होता है? जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, R1, R2, R3, three resistors are there and they are connected one after the other. तो series connection होता है, they are connected back to back, है ना, one after the other. We call that a series connection. Now when it is connected in series, we can see the total voltage is actually V1 plus V2 plus V3. अब यहाँ देख सकते हो ये है total voltage. But if the current is passing in a series circuit, always remember that current same होता है ना, current because the resistors are connected one after the other, तो same ही current pass होता है through all the resistors. So voltage across R1 is suppose going to be V1, है ना, इसके across voltage हो जाता है V1, across R2 is going to be V2 and across R3 is going to be V3. तो मेरा total voltage क्या हो गया, which is V1 plus V2 plus V3. अब करंट तो सेम ही है. देन बाय ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू IR. तो अगर इसमें मैं सब्सटीट्यूट करूं V इज इक्वल टू IR, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, ये सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, एंड देन IR3 फॉर द थर्ड रेजिस्टेंस. तो इसमें से मेरा I कॉमन निकल जाएगा एंड व्हाट डू आई गेट इन द एंड? द टोटल रेजिस्टेंस RS हम बुलाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन. तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर हमने रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा जस्ट बाय एडिंग देम टुगेदर, है ना, R1, R2 और R3. तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना कैसे है. तो देयर कुड बी अ क्वेश्चन व्हिच गिव्स यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और उसमें से आपको वोल्टेज दिया जाएगा, टोटल वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट. तो वैसा एक क्वेश्चन भी हम बाद में सॉल्व करेंगे. देन देखते हैं रेजिस्टर्स पैरेलल में कैसे कनेक्ट किए जाते हैं. तो आप ये सर्किट में देख सकते हो, इसके दोनों सिमिलर एंड्स लाइक यू नो दिस एंड एंड दिस एंड विल बी कनेक्टेड टुगेदर. सपोज R1, R2 और R3 थ्री रेजिस्टर्स है, उनके सेम साइड विल बी कनेक्टेड टुगेदर एंड एक नोड बनाया जाएगा एंड x जैसे x बना हुआ है, एंड ऑल्सो ऑन द अदर साइड द सेम विल बी कनेक्टेड एंड गेटिंग अ पॉइंट एज y. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है. जैसे सीरीज में आपने देखा करंट सेम था, अब इसमें क्या है, वोल्टेज अक्रॉस R1, R2, R3 इज सेम, बट देन व्हाट हैपेंस टू द करंट? यहाँ से जैसे टोटल करंट आया है ना, इस नोड पे क्या हो गया, करंट इज स्प्लिटिंग इन थ्री ब्रांचेस. तो करंट स्प्लिट हो गया. हमारा सीरीज में क्या था, करंट वाज सेम थ्रू आउट द सर्किट, बट यहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है इन थ्री ब्रांचेस. सपोज दिस इज I1, सेकेंड ब्रांच में I2 और थर्ड ब्रांच में हो जाएगा I3. सो पैरेलल कनेक्शन में करंट स्प्लिट होता है, वोल्टेज सेम रहता है. बेस्ड ऑन दैट you can calculate total current is equal to I1 plus I2 plus I3. Again, as I said, total voltage is V. By Ohm's law हमने क्या पढ़ा है? V is equal to IR, है ना.
तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R। तो फर्स्ट ब्रांच में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रांच में यू कैन राइट टोटल I इज इक्वल टू V बाय R विच इज इक्वल टू, अब I1 अगर हमने देखा तो हम बोलेंगे V बाय R1, I1 इज इक्वल टू V बाय R1, then I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3। अब इनमें कॉमन क्या है, वोल्टेज है ना, वोल्टेज सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड मेरा टोटल रेजिस्टेंस, और आई कैन इवन राइट इट एज पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP which is going to be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अब जैसे इस सर्किट में 3 रेजिस्टर्स है तो हमने टिल R3 लिया है ना। अगर उसमें नंबर इंक्रीज हो जाता है, सपोज n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर देयर, देन इट विल बी एक्सटेंडेड टिल 1 by Rn। अगर हमने n बोला है ना, 2 है सपोज, वहाँ पे 2 ही रेजिस्टर्स है, सपोज R1 and R2 है, in that case you can use this equation, R total is equal to R1 R2 by R1 plus R2। फाइन, ये अप्लाई होता है सिर्फ एंड सिर्फ जब हमारे पास 2 ही रेजिस्टर्स है, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो हमें ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। For 2 resistors you can use this equation to directly calculate your R total or R parallel equivalent resistance for resistors connected in parallel। ठीक है, तो अब आगे जाके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। आप एक सर्किट देख सकते हो, यस, इसमें टोटल देयर आर 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड। सो दिस इज योर R1 which is equal to 10 ohm, then R2 is equal to 40 ohm, R3 is equal to 30 ohm, R4 का वैल्यू है 60 ohm, and next is value of R5 is given as 60, okay, R3, R4, this is 20 ohm, sorry, okay, this is 20 and this is 60 ohm। Now we have to calculate the total resistance, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, and then the total current flowing in the circuit। तो जैसे हमने अभी R पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखा था, है ना, तो इसको हम बोलेंगे R डैश, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उसको हम R डैश बोलेंगे, इसका जो आएगा उससे हम R डबल डैश बोलेंगे। सो हाउ विल आई कैलकुलेट R डैश? Now 1 by R dash I will write it as 1 by R1 which is 1 by 10 plus 1 by 40, है ना। 1 by 10 plus 1 by 40, I will have to calculate the LCM और उसका निकलेगा आंसर 5 by 40 which is 1 by R dash। ये अगर हम सॉल्व करें तो it will come out as 1 by 8। so 1 by R dash है आपका 1 by 8, so R dash क्या हो जाएगा, is equal to 8 ohm। सेम वेज अब ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसे हमने कैलकुलेट करना है एज R डैश। सो आई विल राइट इट एज 1 by R डबल डैश इज इक्वल टू 1 by 30 प्लस 1 by 20 प्लस 1 by 60। तो अगर ये हम सॉल्व करते हैं तो हमें आएगा इसका LCM 6 by 60। तो R डैश का वैल्यू क्या हो गया, विच इज इक्वल टू 1 by 10। सो R डबल डैश का वैल्यू हो गया 10 ओम, isn't it? अब ये सर्किट अगर मैंने चेंज किया विद द इक्विवेलेंट वन, वो क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा बैटरी, यहाँ पे ये मेरा R डैश इज इक्वल टू 8 ओम एंड देन R डबल डैश हो गया, देयर इज अ एमीटर कनेक्टेड। तो आप इसे जैसे ये सर्किट चेंज करके भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो R डबल डैश हो गया 10 ओम। तो अब अगर आप देखते हो यहाँ पे तो ये एक सीरीज सर्किट है ना, रेजिस्टर्स का सीरीज हो गया। तो 8 ohm and 10 ohm are in series, so I will get the series resistance as total resistance as RT is equal to R dash plus R double dash। तो जैसे मैंने अगर ऐड किया तो I'll get it as 8 plus 10 which is equal to 18 ohm। So total resistance of the circuit कितना आया, has come out to be 18 ohm। So first answer we have calculated। The second one, the total current flowing in the circuit। Now we have been given what is the total voltage, है ना, जो supply voltage है that is given as 12 volts।
and by using Ohm's law we can calculate the total current. Now how do I use that? V is equal to IR. I want to find out what is I in the circuit. So I will write I is equal to V by R, which is equal to 12 volt divided by 18 ohm. So I'm getting the answer as 0.67 ampere. तो ये आ गया हमारा टोटल करंट इन द सर्किट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि पैरेलल रेजिस्टर्स है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, एंड देन ये कॉम्बिनेशन आया है सीरीज में, तो अगर सीरीज कनेक्शन है रेजिस्टर्स का तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। यस, ओके, सो विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। तो हमने देख लिया कि सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो हमारे घर में जैसे हाउस होल्ड सर्किट, घर में जो वायरिंग होती है उसे हम हाउस होल्ड सर्किट बोलते हैं। सो कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए, सीरीज वाला सही है कनेक्शन या पैरेलल वाला कनेक्शन सही है? तो अगर आप ये डायग्राम भी देख सकते हो, सीरीज है ना, सीरीज मतलब क्या है, यू हैव टू कनेक्ट द appliances one after the other and current in the circuit is always same. So imagine if one of the appliance stops working, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्किट जहाँ पे भी जो भी अप्लायंस काम करना बंद कर गया वहाँ पे वो सर्किट हो जाएगा ओपन, जैसे ये वाले में है ना, ये सर्किट ओपन हो गया। देन वंस द सर्किट इज ओपन, कैन द करंट फ्लो एंड कैन द अदर अप्लायंसेस वर्क? नॉट पॉसिबल, इजंट इट? और एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे तो हमने बल्ब्स दिखाए एग्जाम्पल में, बट देन इफ यू थिंक अबाउट डिफरेंट अप्लायंसेस, जैसे आपने इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर लिया, फ्रिज लगा दिया, माइक्रोवेव लगा दिया, तो उनका करंट रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमने देखा है कि करंट सेम रहता है, बट वो करंट यूजफुल नहीं है, इट इज एट टाइम्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल द अप्लायंसेस। सो व्हाट डू आई नीड इन दैट केस? आई नीड अ कनेक्शन विच कैन गिव मी अ कांस्टेंट सप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर एक भी अप्लायंस खराब हो जाए तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए दूसरा अप्लायंस, है ना। जैसे हम घर में भी देखते हैं कि आपका अगर एक लाइट का स्विच खराब हो जाता है तो दूसरा तो चलता ही है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहता है, अप्लायंसेस की रेटिंग अलग है तो उनका करंट रिक्वायरमेंट अलग है, तो सीरीज कनेक्शन में सेम ही करंट रहता है, तो दैट इज नॉट सूटेबल। नेक्स्ट थिंग इज, when one of the component fails, your full circuit will remain open and no other appliances will also work. That is also not desirable. So in a household circuit, what kind of connection is usually used is a parallel one, क्योंकि हर एक अप्लायंस इंडिविजुअली ऑपरेट करता है ना, हमने देखा है घर पे भी, एक गया तो दूसरा फिर भी काम कर रहा होता है। So that is why in household circuit we never use series connection, always and always it is the parallel connection used. Now let us see what is heating effect of electric current. Heating effect is nothing but, when current passes through a conductor, the conductor gets heated up. But ये heating की ज़रूरत तो होती नहीं है. But then you cannot avoid this heating effect of electric current. It is always there. तो क्या हो सकता है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन सम गुड वे, कि वो हीटिंग devices we can prepare and use that electricity for heating purpose. Now what is exactly and how exactly this heating takes place? Suppose हमें पता है कि whenever the current flows, we have to give a cell as a potential difference, है ना, cell potential difference create करता है जो current flow करने में help करता है ना, whenever the current passes. Now we have seen that the charges have to move, and the cell is doing doing the work of moving those charges. Now that means the cell is doing some work. Now how do I calculate that work done by the cell? It is nothing but W is equal to V into Q, which is basically the energy supplied by the source. तो जो भी आप source use कर रहे हैं वो supply करता है energy to move the charges around in the circuit, which is calculated as V into Q. अब जैसे that is being supplied है ना, source को supply करना पड़ता है वो energy. Now we know that power is equal to work by time. Yes, power is equal to work by time. Now this work is nothing but V into Q जो हमने देखा है, divided by time.
we already know now Q by T क्या होता है? Q by T is nothing but your current. So can I write the power is equal to voltage into current? Yes, I can write that. Power is equal to voltage into current. And if I have to talk about the energy supplied, है ना, जो source energy supply कर रहा है, which is energy is equal to power into time. So उसमें क्या हो जाएगा? अगर मुझे power से energy calculate करना है तो I have to multiply it by time. So what do I get? Energy supplied by the source is equal to V into I into T. अब इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी डिसिपेशन हो रहा है ना, मतलब एनर्जी कहीं पे लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल बट इट इज स्टिल गेटिंग डिसिपेटेड. तो इसे जैसे वी आई टी हमारा आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, बट बाय ओम्स लॉ व्हाट वी नो, वी इज इक्वल टू आई आर, इजंट इट? तो हमने ये वी आई टी की जगह अगर ये वी को हमने फिर से आई आर से सब्सटीट्यूट कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे? एनर्जी, और it is in what form? It is getting dissipated in the form of heat. तो H is equal to, I can write this as I square into R into T. V को मैंने रिप्लेस किया IR से, है ना, सब्सटीट्यूट करके. तो मुझे हीट कितना जनरेट हो रहा है? जो भी एनर्जी मुझे सोर्स से मिल रहा है ना, that is being utilized as heat dissipated. So I square into R into T. ये क्या हो गया? This H is equal to I square RT is nothing but your Joule's law of heating. तो अगर एक सर्किट में हीटिंग कितनी हो रही है मुझे कैलकुलेट करना है तो I will use this formula as H is equal to I square into RT, because we know what is the current flowing in the conductor and what is the resistance of a circuit. जैसे ये सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, and for how long, for what duration the current is flowing through that resistor will also decide के हीटिंग कितनी हो रही है ना. इसे हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो फ्रॉम दिस व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द जूल्स लॉ? जैसे ये क्या क्या बता रहा है हमें? जूल्स लॉ इज टेलिंग अस दैट हाउ मच इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर and that heat produced is directly proportional to the square of the current. I'll write the equation here. H is equal to I square R into T. तो रेजिस्टेंस तो है ही पता हमें, है ना. अब ये दिस इज प्रोपोर्शनल, द हीट जनरेटेड और हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, एंड ऑल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज. तो जितना टाइम उसमें करंट फ्लो हो रहा है वो भी डिसाइड करता है कि कितना हीट डिसिपेट हो रहा है उस पर्टिकुलर अप्लायंस में, है ना. सो दैट इज व्हाट द जूल्स लॉ इज टेलिंग अस. नाउ ये हीटिंग इफेक्ट, जैसे मैंने बोला कि हीट डिसिपेशन हो रहा है तो हमें इसको कहीं यूटिलाइज करना है. तो कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं? वी यूटिलाइज दिस इन ऑल हीटिंग अप्लायंसेस, है ना. जैसे घर में होता है इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, रूम हीटर हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक गीजर, ऑल दीज अप्लायंसेस व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग अ रेजिस्टर टू हीट, है ना, टू तो वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑल दीज डिवाइसेस और अप्लायंसेस. जो हमारा बल्ब होता है, नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब, दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जब वायर से, द फिलामेंट से करंट फ्लो होता है तो वो हीट होता है, and once that filament is heated it becomes red hot and it starts emitting the light. तो ये भी एक एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही. यस, एक और एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्यूज. आपने पढ़ा होगा फ्यूज क्या होता है? यस, इट इज अ डिवाइस और वी कैन से इट इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, है ना. घर में हमारे होता है फ्यूज, सो दैट सपोज एक्सेस ऑफ करंट फ्लोज इन अ सर्किट, दिस फ्यूज वायर, है ना, आप ये इसको देख सकते हो, ये दिस इज अ टिपिकल फ्यूज in which there is a fuse wire connected. आप देख सकते हैं, this is the fuse wire. So excess current pass होने के बाद क्या हो जाता है? ये fuse wire melt हो जाता है and it protects our appliances और household circuit devices जो भी हम connect करें. So that is also an application of heating effect of electric current. The melting of the fuse wire due to passing of current in it. Excessive current, okay, normal current तो pass वो allow करता है because it has got different rating, है ना. जैसे हाउस होल्ड सर्किट में होते हैं रेटिंग्स फ्यूज के 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, है ना. जैसे
ये रेटिंग्स हुआ। अगर उससे ज़्यादा करंट पास हो जाता है तो फ्यूज़ इज़ मेड इन सच अ वे दैट उसका जो फ्यूज़ वायर है that is made of such an alloy of a combination of lead, aluminium, copper, tin, जो alloy ऐसा होता है which is made to melt at lower temperature। तो जैसे ही करंट बढ़ा क्या हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया उस फ्यूज वायर का एंड फ्यूज वायर मेल्ट हो गया। तो ये डिज़ाइन ही उसी तरह से होता है कि वो फ्यूज वायर मेल्ट करे और प्रोटेक्ट करे हाउस होल्ड सर्किट को। सो फ्यूज इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना है अप्लायंसेज जो भी कनेक्टेड है। तो जैसे आपका जहाँ पे हाउस होल्ड सर्किट स्टार्ट होता है उसके शुरू में ही ये सीरीज में कनेक्ट होता है, सो दैट इट कैन सेंस द टोटल करंट पासिंग इन द circuit and it has to melt when the current exceeds the limit. These are different types of fuses these days we use. ये तो old type का fuse है, it is still used in industries but in households now we have the miniature circuit breakers, है ना। अब ये advancement हो गया and we started using the MCBs, है ना। But that is still also an application of heating effect of electric current only. So fuse is a typical example for that and how we use it as a protective device in the household circuit. Yes, I hope the topics that I covered today were clear to you, and if you like the video, please subscribe to my channel. Thank you so much.